जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए प्राचीन इतिहास का मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका काल के बारे में बात करते हैं। तो 322 से 185 ईसा पूर्व था। तो देखिए मौर्य वंश शुरुआत करते हैं। देखिए मौर्य वंश सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका अगर काल कहे तो 322 से 298 ईसा पूर्व था। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखिए हम पिछले वीडियो जो डाले थे हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री का, तो इसमें आप देख सकते हैं नंद वंश तक हम पढ़ाए। पहले हम पढ़ाए देखिए कौन सा नंद तो लास्ट हुआ, उसके बाद नाग वंश पढ़े, उसके बाद हरियक वंश, मतलब हरियक, उसके पहले हरियक वंश पढ़े, उसके बाद नाग, उसके बाद नंद वंश हम लोग पढ़े। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद है और एक पहला वाला शासक है पद्मानंद, ये था। और ये सारा हम डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसका अभी शुरुआत है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी देखिए चाणक्य की सहायता से। देखिए चाणक्य को मतलब धनानंद से के दरबार से हटा दिया गया था, यानी भगा मतलब बेइज्जती किया था। इसका ये मतलब हिस्ट्री थोड़ा सा है। इसके चलते अपना मतलब एक सेना तैयारी किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया, अपने मतलब श्रेष्ठ शिष्य बनाया। और उससे देखिए मगध साम्राज्य यानी उतना बड़ा साम्राज्य धनानंद को हराकर मौर्य वंश स्थापना किया। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक क्या मतलब चाणक्य ने, एक अर्थशास्त्री ने एक मतलब अपना शिष्य को मतलब ये मतलब बहुत ये बनाया। उसके बाद एक मतलब मगध साम्राज्य यानी धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। ये बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए नंद वंश अपना ये शिष्य है। जैसे कि देखिए अगर हम अगर रामायण में राम को लेते हैं, राम अगर लंका के राजा या रावण को पराजित करने के लिए किसका सहायता लिया था? वानर सेना का लिया था। इसी टाइप का देखिए इन लोगों को भी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को और इनका गुरु मतलब चाणक्य को मतलब किसी का सहारा लेना जरूरत था। इसी पर क्योंकि देखिए अगर हम रामायण की बात करें, राम और लक्ष्मण जब सीता को अपहरण किया था रावण, तो अब अगर लंका को मतलब लंका के राजा लंकेश्वर यानी रावण को हराने के लिए रावण मतलब वानर सेना का साथ लिया था, वानर दल का। इसी टाइप का सेम मतलब एकदम सेम नियम है, मतलब सेम है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य ने नंद वंश को विनाश करने के लिए, और उसमें भी है देख लीजिए राजा को यानी लंका को विनाश करने के लिए वानर सेना का साथ लिया था। इसी टाइप चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक यानी नंद वंश के शासक कौन था लास्ट अंतिम में? ये धनानंद, उसको विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता लिया था। यानी देखिए युद्ध में जाने के लिए बहुत अस्त्र शस्त्र सारा चीज होना पड़ता है। ये सारा व्यवस्था जो लिया था मतलब प्रवर्तक राजा से यानी कश्मीर के राजा से, ठीक है। ये हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस को पराजित किया था। सेलुकस यूनानी का शासक यानी राजा था, सेलुकस था, उसको सेलुकस को पराजित किया। और उसकी पुत्री हेनल, देखिए उसकी पुत्री कौन है? हेनल, उसको शादी कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईस्वी को चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित किया, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया सेलुकस को, जो कि यूनानी शासक था, और उसकी पुत्री हेनल को शादी किया, ठीक है। अभी देखिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेलुकस को 500 हाथी दान में दिया था। इसको भी याद रखना कि कहेगा कब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया, होने से देखिए 305 ईसा पूर्व। और उसका पुत्री यानी सेलुकस की पुत्री हेनल को शादी किया, और मतलब 500 हाथी दान में दिया था। किसको? सेलुकस को। किसने? होने से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर प्रधानमंत्री के रूप में, देखिए प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य थे। देखिए और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, मतलब इसका नाम, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसका भी आप लिख सकते हैं, कौटिल्य है ना, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए चाणक्य के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में किसको ये किया था? यानी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को किया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को स्थापना करने के लिए चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। क्योंकि इसका देखिए ये इसका एक शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, इससे मतलब
इस किसका, चाणक्य का, और चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज, इसको भी याद रखना है, सेल्यूकस के राजदूत। और देखिए सेल्यूकस के राजदूत भारत आया था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका एक पुस्तक, अगर कहे इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, से मेगास्थनीज, है ना। ठीक है, अभी इधर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस, ब्रिसल, कुलहीन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस, ब्रिसल, कुलहीन भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय भी कहा जाता है। क्या, क्षत्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है। देखिए एक मतलब देखिए थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मतलब पहला ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है भारतीय साम्राज्य का। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासनकाल के अंतिम समय जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया था और राजपाट को छोड़कर श्रव्यन बेलगोला कर्नाटक में है और कौन सा पहाड़ी में स्थित है, आने से चंद्रगिरी पहाड़ी उपवास के दौरान 298 ईस्वी में इसका प्राण त्याग दे दिया। ठीक है, उपवास के दौरान। ठीक है ना, अभी देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश की अगर बात करें संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखिए मौर्य वंश की संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, और धनानंद नंद वंश की अंतिम शासक, मतलब नंद वंश के अंतिम शासक को धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनानी शासक सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया और उसकी पुत्री जो है हेलेन को शादी किया। ठीक है, और देखिए 305 में उसका हुआ। उसके बाद देखिए सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस यानी देखिए यूनानी सेल्यूकस के राजदूत, है ना, मतलब यूनानी सेल्यूकस जो था यूनानी शासक था। तो मेगास्थनीज भारत आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल, उसके बाद कुलहीन और मुद्रा राक्षस भी कहा जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय यानी क्षत्रिय भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोला ये आता है, राजपाट को छोड़कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है और चंद्रगिरी पहाड़ी में है। 298 ईसा पूर्व में अपना मतलब उपवास के दौरान अपना प्राण त्याग दे दिया। ठीक है, अभी देखिए अभी बिंदुसार, है ना, जो कि इसका बेटा है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। ठीक है, यानी देखिए बिंदुसार का 298 से 272 इसका शासनकाल था। ठीक है, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में क्या कहा जाता है, सिंहसेन। और बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है, हमेशा भद्रासर, क्या, भद्रासर कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए पहला बार अशोक को भेजा था और दूसरा बार सुसीम को भेजा था। इसको भी याद रखना है। देखिए इसको भी हम लोग को याद रखना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य मतलब प्राण त्याग देने के बाद, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार क्या शासक बना। तो बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा जाता है, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रासर कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। पहला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक और दूसरा विद्रोह को सुसीम गया था। उसके बाद चलिए बिंदुसार को अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं को विनाश करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार की मुख्य पत्नी का नाम है सुभद्रांगी। क्या है, सुभद्रांगी। ठीक है, बिंदुसार ने अपना संबंध सीरिया के शासक एंटिकोस द्वितीय से किया और बिंदुसार ने उसे मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की, है ना। तब एंटिकोस द्वितीय ने बिंदुसार को मदिरा और सूखे अंजीर ही भिजवाया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। ठीक है, देखिए बिंदुसार अमित्रघात यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला भी कहा जाता है। बिंदुसार की मुख्य पत्नी सुभद्रांगी,
बिंदुसार ने अपना संबंध सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय से किया और उनसे मदिरा, सूखे अंजीर, दर्शनों की मांग की, लेकिन एंटियोकस द्वितीय ने मदिरा और सूखे अंजीर भेजा, दार्शनिक नहीं भेजा। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद एंटियोकस द्वितीय ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, ये याद रखना है। और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के मंत्री परिषद में 5 मंत्री थे, इसको भी याद रखना है कि और बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई। ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, बिंदुसार का खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग अशोक को पढ़ेंगे। देखिए बिंदुसार का थोड़ा सा, बिंदुसार की मुख्य पत्नी की बात करें सुबंधरागी है। बिंदुसार ने अपना संबंध सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय से किया और उनसे मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की, लेकिन सूखे अंजीर और मदिरा दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। ठीक है, एंटियोकस ने द्वितीय ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के मंत्री परिषद में 5 मंत्री थे। ठीक है, और बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए अशोक 269 या 269 से 232 यानी 269 से 232। देखिए बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक राजनीतिक अनिश्चित काल की स्थिति बनी रही। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर बिंदुसार की मृत्यु की बात करें तो 272 ईस्वी में हुई। उसके बाद 269 यानी 3 साल का क्या है, गैप है। 3 साल का क्या है, गैप है। ये 3 साल जो है अनिश्चित काल रहा। इसका मतलब है कि इसका थोड़ा हम लोग डिटेल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि अनिश्चित काल क्यों रहा। ठीक है, तो चलिए देखिए 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य वंश का शासक बना, इसको याद रखना है, अशोक मौर्य वंश का शासक बना। उसके बाद देखिए अशोक बिंदुसार का सबसे छोटा बेटा था, अशोक बिंदुसार का सबसे छोटा बेटा था। उसके बाद देखिए अशोक का माता, यानी देखिए अशोक का माता का क्या नाम है, सुबंधरांगी। इसका पत्नी, मुख्य पत्नी सुबंधरांगी है। ठीक है, उसके बाद इधर देख लीजिए अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर भी रह चुका था, इसको भी याद रखना है। अगर अशोक राजा बनने के पहले कहाँ का गवर्नर बना था, होने से देखिए उज्जैन और तक्षशिला, क्या उज्जैन और तक्षशिला। अशोक का 2 पुत्री, एक चारुमती और संघामित्रा, चारुमती और संघामित्रा थी। अशोक का 2 महारानियां, काराबाकी तिस्सारक, क्या काराबाकी और तिस्सारक। ठीक है, बौद्ध साहित्य दिव्यावदान सिंगली सूत्र के अनुसार यह पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाई 99 भाई की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसके चलते हम लोग का कुछ दिनों तक राजनीतिक अनिश्चित काल रहा था, इसको याद रखना है। देखिए लेकिन ये जो है अशोक की जो अभिलेख है उससे यह पुष्टि नहीं है, यानी देख लीजिए थोड़ा सा और एक बार, बौद्ध साहित्य दिव्यावदान और सिंगली सूत्र के अनुसार अशोक ने 99 भाई की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। इसकी जानकारी अशोक के अभिलेख में नहीं है, मतलब अभिलेख में पुष्टि नहीं है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध 261 यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध में अशोक ने कलिंग के नंदराज, कलिंग के कौन, नंदराज को हराया। लेकिन इस युद्ध में भारी हिंसा हुआ था। कौन सा युद्ध, 261 में जो युद्ध हुआ कलिंग युद्ध, नंदराज कलिंग के नंदराज को हराया और इस युद्ध में भारी हिंसा हुआ था। और ये कलिंग को अपना साम्राज्य में मिला लिया था। और कलिंग युद्ध में उसका मन थोड़ा सा ये हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ और उसने यानी अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसको याद रखना है। देखिए 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध में कलिंग के नंदराज को हराया और कलिंग को अपना राज्य में मिला लिया, तौसली को मुख्यालय बनाया। देखिए ये भी लिखा होगा है ना, तौसली को मुख्यालय बनाया। और इस युद्ध मतलब कलिंग के युद्ध में अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म को अपना लिया। इधर भी देख लीजिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, देखिए अशोक बौद्ध धर्म अपनाया कब, कलिंग युद्ध के बाद। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बेटा एक महेंद्र तथा एक संघामित्र बेटी है, ये आप इधर देख सकते हैं है ना, इधर संघामित्र ये बेटी है, संघामित्र मतलब महेंद्र, उसका बेटा महेंद्र और उसकी बेटी की बात करें तो संघामित्र को श्रीलंका भेजा था।
अगर कहे अशोक उपद्रव प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था, होने से उसकी पुत्री और उसको पुत्र, यानी पुत्री जो है संघामित्र और पुत्र होने से महेंद्र। ठीक है, अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए, देखिए इसका दो पुत्री, एक चारुमती एक संघामित्र, चारुमती के लिए नेपाल में देवपतन नामक क्या नगर बसाया था, देवपतन नामक नगर बसाया था, इसको याद रखना है। अशोक राजा बनने के बाद 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। देखिए 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया और यहाँ के लोगों के लिए कर यानी टैक्स में कमी कर दी थी। यह कर 1/6 से 1/8 कर दिया। ठीक है, देखिए 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, वहां पर टैक्स में कमी कर दिया गया। ठीक है, वहां के लोगों के लिए टैक्स में कमी यानी 1/6 से 1/8 कर दिया गया। ठीक है, अशोक पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाया। ठीक है, इसी टाइप का मतलब पहला ऐसा शासक जिन्होंने जनता को अभिलेख के माध्यम, यानी जैसे कि हेमंत सोरेन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पहले क्या शपथ पत्र जारी किए थे, इसी टाइप का मतलब अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ठीक है, अभिलेख, अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक था। ठीक है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में तथा ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत में मिलते थे, इसको याद रखना है। उसके बाद सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। पुराना में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। सांची का स्तूप तथा भरहुत का स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा ही बनाया। 232 ईसा पूर्व में अशोक का मृत्यु हो गई।